जनाब 14 नवंबर 2023 वर्क एनर्जी के क्वेश्चंस, नई वाली रीड एंड राइट की बुक, मई जून 2021 का सवाल। एक चाइल्ड है जो पोजीशन एक्स पर बैठा हुआ है और ये स्लाइड करता हुआ आता है वाई पर। और जब वाई पर आता है तो ऑब्वियसली एक्स की हाइट ज़्यादा है, वहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। जब ये वाई पर पहुँचता है तो इसकी ज़मीन से हाइट कम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। एम जी को बेटा मैंने कॉमन ले लिया। एक हाइट 4 मीटर की है, दूसरी हाइट 1.1 मीटर की है, डिफरेंस 3.9। और जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेते हो तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है 960। तो 960 ये हमारा आ चुका है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में खुद उन्होंने एक बात बोली है कि जब बच्चा वाई पर पहुंचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 540 जूल है। तो याद रखिएगा, ऊपर से नीचे आने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई है और ये लूज होके कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। और अगर उस ट्रैक के ऊपर फ्रिक्शन है, लिखा हुआ है जी फ्रिक्शन है, तो आपको पता है अगर फ्रिक्शन होती है तो वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो अभी अभी हमने बेटा कैलकुलेट की है, इट इज़ 960 और 957 लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो कैलकुलेट करके आई है वो कैरी करना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बेटा 540 है, प्लस 540 है, इधर आके माइनस 540 हो जाएगा। बेटा वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स है 52 न्यूटन और डिस्टेंस आपने मालूम करना है। फोर्स है 52 न्यूटन, डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। और जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बेटा मैंने लिख दिया डी। ये डिस्टेंस है एक्स से लेके वाई तक का डिस्टेंस। अब बेटा 957 माइनस 540 करोगे, उसके बाद बेटा 52 से डिवाइड करोगे और जब डिवाइड करके पूरा सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर अराउंड 8.1 मीटर आ जाएगा। मैं इसको मार्किंग स्कीम से देख के लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं। तो ये सीधा सीधा जनाब डिस्टेंस आ जाएगा 8.1 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस के बाद अब यहाँ से ये शुरू हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बड़ा प्रोजेक्टाइल, और सारे बच्चों को मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि जब बच्चा पोजीशन वाई पर पहुंचता है तो वाई पोजीशन पर एंगल दिया हुआ है 41 डिग्री, एंगल दिया हुआ है 41 डिग्री। और ये बच्चा जब वाई से फ्लाई करता हुआ जेड पे जाता है, जेड से फिर नीचे आता है, पूछ क्या रहे हैं? तो पूछ रहे हैं कैलकुलेट स्पीड ऑफ चाइल्ड एट पॉइंट वाई। वाई पे स्पीड कितनी होगी? तो भाई वाई पे उसने काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, वाई पर उसने काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी थी बेटा वाई पर 540 और बच्चे का मास था, वेट में से निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा 540 है, वेट नहीं दिया हुआ, सॉरी मास नहीं दिया हुआ, वेट दिया हुआ है, वेट है 330। ग्रेविटी से डिवाइड कर लोगे और वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। तो बेटा मैं वेलोसिटी का आंसर डायरेक्ट लिखना चाहूँगा क्योंकि इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बेटा मार्किंग स्कीम में आंसर पड़ा हुआ है 5.7। के ई 540 गिवन, मास वेट में से निकाल लिया, स्पीड कैलकुलेट कर लोगे। अब जो असली सवाल है बेटा वो ये है कि बताइए जेड पर वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा जेड जो है ना वो हाईएस्ट पॉइंट है। तो जब कभी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा हो तो हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर, टॉप पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन ऐसा जब होता है जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो याद है प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। तो अगर आपके पास पोजीशन y पर वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी का आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकाल लें, तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट y पर आएगा, जो y पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, वही हॉरिजेंटल कंपोनेंट पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहेगा। तो पोजीशन z पर भी हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी और वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी होगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होगा,
नहीं जी, सिर्फ इतना सा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर देयर इज ओनली हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी की वैल्यू होगी 4.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये बड़ा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि वर्क की डेफिनेशन, तो वर्क की डेफिनेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लिखोगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बेटा ये है कि कोई टॉल बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग्स की बालकोनी से एक बॉल को छोड़ दिया। बॉल आ रही है बेटा ऊपर से नीचे, बॉल आ रही है ऊपर से नीचे। जब बॉल ऊपर, जी मैं दोबारा समझा देता हूँ, मैं दोबारा समझा देता हूँ। बेटा मैंने यूं कहा कि आप इस जगह तक ओके थे बेटा, यहाँ तक ओके थे, या पूरा दोबारा समझाऊं? ठीक है बेटा, मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ। बेटा मैंने ये कहा कि इस पोजीशन वाई पर हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली। अब जब यहाँ से आगे चलो तो बेटा ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले मैंने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर थ्रो किया गया हो तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वर्टिकली अपवर्ड मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, टोटल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एट टॉप पॉइंट, बल्कि टॉप पॉइंट क्या, हर जगह वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। इस जगह पर वेलोसिटी का वर्टिकल जीरो हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी का हॉरिजेंटल विल रिमेन सेम। तो अगर मैं पोजीशन y पर हॉरिजेंटल वेलोसिटी निकाल लूं, पोजीशन y पर वेलोसिटी 5.7, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट cos 41, तो जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी पोजीशन y पर आएगी वही हॉरिजेंटल वेलोसिटी z पर भी होगी। तो जब आप 5.7 का cos 41 निकालते हो तो आंसर आता है 4.3। और यही जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, बेस थ्योरी ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, इसलिए पॉइंट z पर सिर्फ हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी 5.7 cos 41, दैट इज 4.3। हाँ बेटा साइम, क्या ये वाली बात अब आपको समझ में आ गई बेटा साइम? ठीक है बेटा, अब हम नया सवाल शुरू कर रहे हैं। नया सवाल बेटा ये है कि एक बॉल को ऊपर से रिलीज किया। जब बॉल को ऊपर से रिलीज किया तो बॉल नीचे जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अच्छा, जब ये बॉल नीचे जा रही है तो क्वेश्चन में कुछ बातें बता रहे हैं। एक बात ये बता रहे हैं कि बॉल ने नीचे जाने में पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल लूज कर दी। जब बॉल नीचे जा रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 23 जूल है, और मास, सॉरी स्पीड 16 है। अब आप गौर कीजिए, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मास। अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन है और क्वेश्चन में स्पीड गिवन है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी 23 जूल, और इसी काइनेटिक एनर्जी 23 जूल को लेकर काइनेटिक एनर्जी 23, हाफ कांस्टेंट, वेलोसिटी 16, आप आराम से मास निकाल सकते हो। तो मास के ये दो नंबर तो फ्री के, ठीक है बेटा, ये मास के दो नंबर तो बिल्कुल फ्री के। अब आपसे जो सेकंड बात कह रहे हैं वो जरा सुनिए, कह रहे हैं हाइट बताओ। भाई अगर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज की है उसने, 16 जूल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह लिखा 16 जूल, मास 0.18, ग्रेविटी 9.81। तो आप आराम से हाइट कैलकुलेट कर सकते हो, और बेटा हाइट का रिजल्ट आ जाएगा 34 मीटर। तो ये तो बेटा बिल्कुल आईजीसीएसई स्टैंडर्ड का दोनों पार्ट है, कि आप अगर ओ लेवल भी के स्टूडेंट भी हो तो ये दोनों पार्ट आराम से खुद से कर सकते हैं। अब ए लेवल्स की बात पर आ जाएं। ए लेवल्स की बात क्या है? ए लेवल्स की बात यह है कि जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, तो सर इस पार्ट को मैं बेटा मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ जगह बचाने के लिए। जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो सर बॉल नीचे आते वक्त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रही है। सर अब बॉल नीचे आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है जनाब, जब बॉल ने जमीन को हिट किया
तो उसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज की 60, क्वेश्चन में गिवन है। जब बॉल को उसने जमीन को हिट किया तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी है 23, क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, क्योंकि एयर है, जब एयर होती है तो हमें करना पड़ता है वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। वर्क का बेटा फार्मूला होता है, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस ये हाइट कवर करके जो आया है। बॉल ने जितना डिस्टेंस कवर किया है ऊपर से नीचे आने में, वो बॉल की हाइट के बराबर है। तो बॉल जितनी हाइट कवर करके आ रही है, इट इज द डिस्टेंस। तो जनाब बड़ी सिंपल सी बात है कि जब बॉल जमीन को हिट कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस 60, काइनेटिक एनर्जी का गेन 23, इन दोनों का डिफरेंस कन्वर्टेड इनटू वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, उसमें से 34 बटा डिवाइड कर दोगे तो आपको रेजिस्टिव फोर्स मिल जाएगी। तो इस जैसे मैं बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ, इसलिए सवाल में ईमानदारी की बात है, कोई खास बात नहीं है। उसके बाद बेटा सी पार्ट पर आ जाए। तो सी पार्ट में कह रहे हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इफ एनी। एक्सेलरेशन में क्या वेरिएशन होगी, क्या वेरिएशन होगी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल द बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड बिफोर इट रीचेज कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को पकड़ने से पहले, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, अब एक्सेलरेशन जीरो होने से पहले क्या हो रहा होगा। तो बेटा हम लोग लास्ट वीक इतने मुश्किल मुश्किल ग्राफ आपको करा चुके हैं, उन मुश्किल ग्राफ के अंदर हम एक्सेलरेशन के ग्राफ करा चुके हैं कि जब एयर होती है तो इनिशियल एक्सेलरेशन 9.8 होता है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है एक्सेलरेशन कम हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, और जब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ लेती है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो इसको 3 मार्क का क्वेश्चन देना ये बिल्कुल बहुत दूर की बात है, इसने फ्री में नंबर दिए हैं सारे के सारे। इसमें भी आपने यही लिखना है कि बिफोर बिफोर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी, एज स्पीड इंक्रीजिंग, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग, दस नेट फोर्स डिक्रीजिंग। आपको याद होगा टर्मिनल वेलोसिटी में ये बहुत लंबी कर चुके हैं, वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस चल रही होती है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो नेट फोर्स डिक्रीज हो रही है, और नेट फोर्स डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये हम सारी बातें बेटा लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मैं आप अगर मेरी बात माने तो पेपर 2 के सवाल नहीं करवाएं, पेपर 2 के सवाल बहुत आसान है। पेपर 2 के ये सवाल बहुत आसान है, मैं पुरानी बुक के सवाल भी आपको करा चुका हूँ। अलबत्ता बेटा ये वाला सवाल जरा नोट कर लीजिएगा, अब ये कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अब कोर्स में नहीं है, तो इसलिए इस सवाल को छोड़ें। और इस सवाल को छोड़ के बेटा मैं आप बच्चों से कहूंगा कि आप मुझसे एज अ होमवर्क लें, और इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन तक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 से आगे वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए हुए, फर्स्ट 7 तक आप होमवर्क करें, अप टू क्वेश्चन 7 होमवर्क करें, ठीक है जनाब। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर 2 बहुत आसान है, वर्क एनर्जी पावर का। अब मैं आपको पेपर 1 में लेके जा रहा हूँ। पेपर 1 में वर्क एनर्जी के सवाल इतने मुश्किल होंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आइए पेपर 1 में चलते हैं, और अगर आप बच्चों के पास पेपर 1 है तो बेटा पेपर 1 वाली बुक निकाल लें, बेटा पेपर 1 वाली बुक निकाल लें अगर आपके पास पेपर 1 है। और वर्क एनर्जी पावर यूनिट 6, और इसमें P1, ये रहा जी वर्क का P1, ये रहा जी बेटा वर्क का P1। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इसके सवाल आपको आसान नहीं मिलेंगे। चलिए जी पहला ही क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ठीक है जनाब। और अब आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको कितने मुश्किल पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बोल दूं कि ये पूरा का पूरा यूनिट 6 जो है ना एमसीक्यूज का, मैंने पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो रिकॉर्डिंग की वजह क्यों बताना चाह रहा हूँ, इसके बेटा सारे सवाल अगर आप मुझसे करवाओगे ना तो इसमें 6.5 5 यूनिट्स हैं। तो 5 क्लासे का मतलब होता है आधा महीना। तो आधे महीने तक हम लोग अगर एमसीक्यूज करते रहेंगे ना तो हमें बेटा बाकी कोर्स भी करना है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि एमसीक्यूज की जो भी हम लोग करेंगे, जैसे आज 6.1 की बारी है, तो 6.1 की भी मैं आपको एमसीक्यूज भेज दूंगा रिकॉर्डिंग वाली, आप पूरी रिकॉर्डिंग देखें, और 6.1 में जो सवाल आपको समझ में नहीं आए वो मुझसे कल करवाएं।
ठीक है ना। आप 6.1 का जो सवाल समझ में नहीं आए वो मुझसे करवाएं, बजाय इसके कि आप एक एक सवाल मुझसे करवाएंगे तो इसमें 6.5 तक जा रहे हैं। तो हम पूरा महीना नहीं, तकरीबन आधा महीना 14 नवंबर पे खड़े, तो 1 दिसंबर हो जाएगी पर ये यूनिट 6 खत्म नहीं होके देगा। तो हम लोग 3 क्लासें लास्ट वीक कर चुके हैं पेपर 2 की, और बस मैक्सिमम 3 क्लासें होनी चाहिए पेपर 1 की, फिर हमें अगले चैप्टर पे चले जाना चाहिए। ठीक है बेटा, मेरी बात यकीनन आप एग्री करोगे, वरना कोर्स खत्म नहीं होगा। कोर्स बहुत सारा है और बहुत सारी हमने वर्किंग करनी है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा ये है कि पोजीशन एक्स पर एक ट्रॉली है, और अब ये पोजीशन एक्स पर है, तो ऑब्वियसली इसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये हाइट पर है। लिखा हुआ है रेस्ट में, खुद लिखा हुआ है रेस्ट में, और सर अगर रेस्ट में है तो पक्की बात है इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब ये ऑब्जेक्ट एक्स से वाई पर आ रहा है। जब एक्स से वाई पर आ रहा है तो एक्स से वाई पर आते हुए पढ़िए ट्रॉली आ रही है एक्स से नीचे आ रही है और जेड पे जाके रुकेगी। विच रॉ इज पॉसिबल समरी ऑफ द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब आपने इसके ऊपर वर्किंग देखनी क्या होगी। तो ये बताइए बेटा, ये जो ट्रॉली है किसी सरफेस पर ऊपर से नीचे आ रही है। अब गौर से सुनना, सरफेस पर फ्रिक्शन नेचुरली होती है, फ्रिक्शन नेचुरली होती है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि फ्रिक्शन है या नहीं, तो हम नेचर पे चले जाते हैं। ठीक है जनाब। और अगर वो फ्रिक्शन इग्नोर कराना चाहेगा ना, तो खुद लिख के देगा भाई एज्यूम नो फ्रिक्शन। तो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा एज्यूम नो फ्रिक्शन, इसलिए आपको फ्रिक्शन ये सोच के लेना पड़ेगी कि सर इसके अंदर नेचुरली फ्रिक्शन होती है। और अगर नेचुरली फ्रिक्शन है तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, एंड देयर विल बी वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। और ये वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, जहां फ्रिक्शन आ जाए वहां हीट आ जाती है। तो एक बात तो पक्की है कि एक्स से वाई आते वक्त पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो ऑप्शन सी या डी में से एक आंसर है। सी या डी में से एक आंसर है। ठीक है जी। एक्स से वाई पर आ गए, अब वाई से ऊपर लेके जाओ। चलो वाई से ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा और अब ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, लेकिन इसमें भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी, इसलिए काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है और हीट में कन्वर्ट हो रही है। इसलिए पहला सवाल तो बहुत ही आसान निकला, इसका आंसर है डी। 1 का बेटा बहुत आसान आंसर निकला, इट इज 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 2, 3 सीधे सीधे सवाल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना पैदा हो सकती है ना एनर्जी खत्म हो सकती है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जनाब। तो बेटा आप इन तीनों पार्ट को, तीनों सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कल नहीं जो नहीं समझ में आएगा वो मुझसे आपसे सॉल्व करवाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये है कि एक कार जिसका मास 500 केजी है, ये रेस्ट में है। बताइए बेटा, अगर रेस्ट में है तो पक्की बात है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या लोगे, जीरो लोगे। अब ये ऊपर से नीचे आ रही है। जब ये ऊपर से नीचे आ रही है तो कह रहे हैं कार ब्रेक्स आर रिलीज्ड, ऊपर से नीचे छोड़ दिया हमने, ये नीचे आ रही है एट पॉइंट वाई, एट पॉइंट वाई। और ये भी लिखा हुआ है जनाब कि इंजन स्विच ऑफ है, यानी इंजन की कोई वर्किंग नहीं है। इंजन की कोई वर्किंग नहीं, ये भी कीवर्ड है। मतलब ये कार ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसने ऊपर से नीचे आने में 30 मीटर की हाइट कवर कर ली है, और जब नीचे पहुंची है कार तो इसकी स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड हो गई है। क्वेश्चन है कितनी एनर्जी जाया हो गई एज फ्रिक्शन। तो ये सवाल भी मुझे बिल्कुल सीधा सा लग रहा है कि कार ऊपर है, पोटेंशियल एनर्जी है, कार नीचे आ रही है, काइनेटिक एनर्जी है, फ्रिक्शन है, जब भी वो पूछ रहे हैं कितनी एनर्जी फ्रिक्शन में जाया हो रही है, तो इट इज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेटा जरा कैलकुलेटर चलाइए, बेटा कैलकुलेटर चलाइए। पोटेंशियल एनर्जी एम जी को 10 भी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एमसीक्यूज में 10 चला लेते हैं और अप्रोक्सीमेट आंसर पकड़ लेते हैं। एम जी हाइट, सर हाइट 30 मीटर है। काइनेटिक एनर्जी बेटा प्लस है, माना कि माइनस हो जाएगी। हाफ मास, मास बेटा 500 है, वेलोसिटी 11 है। कोई बच्चा बेटा कैलकुलेटर चलाए और हमें आंसर बताए। और इस दफा मैं अलीजा के बजाय किसी दूसरे बच्चे को इन्वॉल्व करूंगा।
बेटा मोहम्मद, आप हमें बताएं कैलकुलेटर चलाकर क्या रिजल्ट आएगा। मोहम्मद कैलकुलेटर चला के हमें आंसर बताएं, मोहम्मद क्या आंसर आएगा। मोहम्मद कैलकुलेटर आपके पास है? कहीं ऐसा ना हो आप आखिर में बोले कैलकुलेटर ही नहीं है मेरे पास। जी बेटा मोहम्मद। हाँ जरा जल्दी से करके बताएं 5 का क्या आंसर आ रहा है। बाकी बच्चे भी करें बेटा सॉल्व, बाकी बच्चे भी सॉल्व करें। अम्माज बेटा आप बता दें क्या आंसर आ रहा है अम्माज। बी आ रहा है जी, मोहम्मद ने हमें बता दिया बी आंसर है। मैंने मार्किंग स्कीम में भी नजर मार ली जी, बिल्कुल बी आंसर है। ठीक है जी। तो इसमें सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यूज डालोगे आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है। अब थोड़ा सा क्या टेक्निकल है तो जरा सुनिए। कह रहे जनाब दो मासेज हैं, एक मास कैपिटल एम है, दूसरा मास स्मॉल एम है, रस्सी से बांध दिए, पुली पे फ्रिक्शन नहीं है, और मास जिस स्लोप पे रखा हुआ है, ठीक है जनाब, रेस्ट और ना फ्रिक्शन लेस स्लोप। तो फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है, ना पुली में है ना सरफेस पे। फ्रिक्शन को बिल्कुल भूल जाइए। अब जी स्लोप है थीटा हॉरिजेंटल के साथ, ठीक है, दोनों मासेस को हमने ऊपर से छोड़ दिया और रिलीज कर दिया। जैसे रिलीज कर दिया तो मास एम नीचे भाग रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी मास एम नीचे भाग रहा है। अगर मास एम नीचे भाग रहा है तो अब इसमें से आंसर देखना है कौन सा सही होगा। तो गौर से सुने, जिन बच्चों ने डायनेमिक्स का चैप्टर मुझसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उन बच्चों को बेटा हमने ये पढ़ाया हुआ होता है कि जनाब वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, और इस वेट का जो कंपोनेंट हमेशा नीचे लेकर आ रहा होता है वो होता है हमेशा एम जी साइन थीटा। अगर इनक्लाइन प्लेन आपको याद हो तो इनक्लाइन प्लेन पर जो फोर्स किसी ब्लॉक को स्लाइड डाउन करा रही होती है वो हमेशा एम जी साइन थीटा होती है। तो एम जी साइन थीटा स्लाइड डाउन करा रही है, और ये वाला जो स्मॉल एम जी वाला वेट है ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके बावजूद अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है तो पक्की बात है कि ये वाला एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एम जी है, ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एम जी है। ये वाली फोर्स कम है। अगर ये वाली फोर्स ज्यादा होती तो स्मॉल एम वाला मास नीचे भागता। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मूव कर रहा है ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। तो जब कैपिटल मास एम स्लाइड डाउन कर रहा है, मूव डाउन कर रहा है, तो पक्की बात है कि ब्लॉक का एम जी साइन थीटा स्मॉल एम जी से ज्यादा है। अब आप अगर बेटा इसको सिंप्लीफाई करो तो जी कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो रिलेशन चाहिए उस रिलेशन में ए बी सी डी का आंसर पिक करना है। हम चेक करना चाहेंगे आप लोग जाग रहे हैं या नहीं। हाँ बेटा इफ्रा, हमें आंसर बताइए इसमें से कौन सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। इफ्रा, सी जनाब इसका आंसर है। और जब सी आप करते हो तो ऑब्वियसली साइन थीटा ग्रेटर देन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, बिल्कुल सही आंसर है जी। अच्छा जी ये भी बस मुनासिब सवाल था अगर आपको इनके प्लेन आता हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत मुश्किल सवाल है जी। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत मुश्किल सवाल है, इसको इजी नहीं लीजिएगा, बहुत मुश्किल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप सारे बच्चे पहले गौर से पढ़ें, आसान नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 अजाब सवाल है, पढ़िए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप इनटू द एयर, बॉल को ऊपर उछाल दिया। इट राइजेस टू द टॉप ऑफ इट्स पाथ बिफोर बिगिनिंग टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। जाहिर सी बात है पहले ऊपर जाएगी फिर वो नीचे आएगी। कह रहे एज्यूम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इज जीरो एट इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है जनाब, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मतलब जमीन से थ्रो कर रहे हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द बॉल इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ढूंढना है जी, नॉट करेक्ट। ठीक है जी, नॉट करेक्ट ढूंढना है। ए से शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं, एग्जाम में एबीसीडी पे चलोगे। ए से शुरू करते हैं। एज इट राइजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो करेक्ट बात है भाई, कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी दी और काइनेटिक एनर्जी लेकर वो बॉडी ऊपर जा रही है।
पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये बात करेक्ट है। बी पर है, ए को मैं छोड़ रहा हूँ, बी पर है। बी पर मैं कंक्लूड नहीं कर रहा, बी पर मैं कंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है ना, कोई कंक्लूड नहीं कर रहा। कह रहे एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, जब आप बिल्कुल मिड पॉइंट पर पहुंचोगे, इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जनाब। भाई काइनेटिक एनर्जी लूज होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी लूज होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी थी 100, काइनेटिक एनर्जी थी 100, ठीक है जनाब। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जब टॉप पर पहुंचेंगे तो टॉप पर पहुंच के काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 100 हो जाएगी, ये सही बात है। ठीक है। अब क्वेश्चन है मैं मिड पॉइंट पर हूँ, आधे रास्ते पर हूँ। तो आधे रास्ते पर ये कह रहा है कि आधे रास्ते पर पोटेंशियल एनर्जी भी 50 होगी और काइनेटिक एनर्जी भी 50 होगी। क्या ये बात सही है या नहीं? और ये बात जो हमारी क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट जिनको मैं समझता हूँ अलीजा और अरीशा, ये नंबर 1 पर है। अलीजा पहले आप बताएं, आपके ख्याल में करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अलीजा। नहीं, एयर नेग्लिजिबल है, एयर नेग्लिजिबल है, कहीं लिखा होगा उसने। नहीं, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। हाँ मतलब, हाँ मतलब देख, सही है। तो अगर हम वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इस बेस पर आप कहती हैं कि ये स्टेटमेंट गलत हो गई। चलें ठीक है जी। ये बात अलीजा ने बोली, और हो सकता है सही, हो सकता है गलत हो, मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर रहा। अरीशा तुम क्या कहती हो बेटा? हाँ, स्टेटमेंट गलत है। और अगर स्टेटमेंट गलत है तो नॉट करेक्ट में इसको ले लूँ? ठीक है जी। वैसा इसका आंसर भी बी ही है। ठीक है जनाब, इसका आंसर बी ही है। और अगर इसका आंसर बी है तो अलीजा ने जो इसकी मुझे रीजन दी है, वो रीजन मुझे यूं सेंसिबल समझ में आती है कि सर इस क्वेश्चन में उसने, अच्छा अच्छा ये लिखा हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इनटू एयर। हाँ अलीजा बेटा, लिखा हुआ है एयर है। और अब एयर है तो बस एयर की बेस पर ही मैं कह सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में भी कन्वर्ट हो रही होगी प्लस एयर में भी जा रही होगी। अब एयर में जब जा रही होगी तो हमें नहीं पता कि कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है, कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है, वगैरह वगैरह। तो हम अंदाजा कर ही नहीं सकते कि बिल्कुल बीच में जाके दोनों आधी आधी हो जाएंगी। तो अगर एयर में थ्रो किया है तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जनाब ये दोनों आधी आधी हों और दोनों बिल्कुल बराबर पर आ जाए। इसलिए एयर की वजह से ये सवाल, अब मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आसान से है भाई, अब मैं कह रहा हूँ आसान से है कि ये बात इनकरेक्ट है और आंसर है हमारा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट आंसर चाहिए था, इसलिए इसका आंसर बी है। लेकिन अगर मैं आप बच्चों को ऐसा एक होमवर्क पकड़ा दूं कि ये बताइएगा, और ये सवाल आया हुआ है पेपर में, ये भी बता दूं, मैं बिला वजह का नहीं पकड़ा है। अगर मैं आपको एक होमवर्क पकड़ा रहा हूँ कि अगर सवाल में मैं कह दूं एयर नहीं है, एयर नहीं है, तो बताइए मिड पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? मैं ये नहीं बोल रहा इक्वल होंगे, क्या होगा, क्या रिलेशन होगा? वो रिलेशन बड़े मजे का रिलेशन है, क्योंकि वो सवाल मैंने P2 में करवाया हुआ है, P2 में आया हुआ है वो सवाल। तो आप लोग बेटा अगर किसी के पास वक्त हो, फिजिक्स करने का शौक हो, तो इस वाले सवाल को मुझे करके बताइएगा। और शौक नहीं हो तो सवाल हो गया है जी, क्वेश्चन हो गया है। हाँ 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 हाँ, वो भी है, लेकिन जरा इस इसके रिलेशन को कनेक्ट करके बताइएगा कि अगर एयर हो, एयर है तब तो है ही नहीं बराबर, और एयर ना हो तो क्या हो रहा होगा, तो उसको जरा सोच के देखिएगा। फिर हम कल इस सवाल पे और वर्किंग करते हैं। इस सवाल को मैं कल और डिस्कस कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि मेरे जहन में भी एक्यूरेट रिलेशन नहीं आ रहा, रिलेशन आ जाता ना मैं 2 मिनट में रिलेशन बता देता। एक्यूरेट रिलेशन नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको होमवर्क पकड़ा रहा हूँ। तो इस पे थोड़ी सी वर्किंग कर लीजिएगा। खैर इस सवाल को इजी वे में लें, सर एयर है, एयर में बराबर नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता बराबर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए। एक बंदा ऊपर जा रहा है, a man climbs slowly at a steady speed to the top of the ladder. What is main energy transfer taking place for the man as climb? बंदा नीचे से ऊपर जा रहा है, और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? जवाब, सर वो जो बंदा है ना, इंसान है, खाना खाकर आया। जब खाना खाकर आता है ना, तो हमारी बॉडी की एनर्जी को कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है ना, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। सही। और जब ऊपर जा रहा है तो कन्वर्ट हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, स्टेडी स्पीड है, आपको याद है जब स्पीड कांस्टेंट हो तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, और वो लिख भी रहा है स्लोली स्टेडी स्पीड, यानी काइनेटिक एनर्जी की तरफ दिमाग लेके नहीं जाइएगा। तो केमिकल एनर्जी इनटू ग्रेविटेशनल, क्योंकि ऊपर जा रहा है। ठीक है। अच्छा, बाकी को अगर चेक करें, बॉडी की केमिकल एनर्जी काइनेटिक में नहीं सर, ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मोर सेंसिबल आंसर है, इसलिए इसका आंसर ए है बेटा। और आप आगे लंबी नहीं कर रहा मैं। अच्छा जी, अब आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, मई जून 2017 का सवाल। एक रेलवे इंजन है, एक्सिलरेट हो रहा है, उसका मास 1200 टन है, और हर टन में 1000 के 3 जीरो और लगाना पड़ेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में पहली बात, वो मास के अंदर ना आपको घुमा रहा है, 3 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, तो ये 5 जीरो हो गए। तो 5 जीरो वाला तो मास हो गया। रेस्ट से जा रहा है, इतनी स्पीड पकड़ लेता है, इतनी स्पीड इसने पकड़ ली, ये स्पीड आ गई है। व्हाट वर्क इज डन। तो बेटा देखिए, जब क्वेश्चन में मास गिवन हो ना और स्पीड भी गिवन हो, तो भाई बेधड़क होके काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएं, और एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर से आराम से आंसर आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर से आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल उसी टाइप का है, बिल्कुल उसी टाइप का है। तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, मास दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, हाफ एम वी स्क्वायर से काम कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11, अ कार। हाँ बेटा, बोले बोले। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मैंने तो बेटा आपकी वजह से ही क्लास को आगे करा था। ठीक है, आपकी वजह से करा था। तो अब आप मुझे ये बताओ, कल आपको कितने बजे लग रहा है आप घर पे आ जाती हैं इफ्रा? अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कल आपकी मैथ की क्लास नहीं है। अच्छा, मैथ इफरा भी पढ़ती है सर अहमद साया से, और मेरे ख्याल में साइम भी अहमद साया से पढ़ते हैं। ऐसा ही है बेटा, साइम आप भी? है ना, तो आप भी मेरे ख्याल में लगता है, क्योंकि ये भी उन्हीं से पढ़ के आती हैं, तो आप दोनों शायद एक ही क्लास में होंगे वहां पर। ठीक है बेटा, तब आइंदा मुझे ये ख्याल करना पड़ेगा कि आप दोनों बच्चों को जब अहमद साया की मैथ की क्लास खत्म हो तो घर तक आने में कितना टाइम लगता है, तो उस ट्रैवलिंग टाइम को जहन में रखते हुए क्लास रखनी होगी। ठीक है बेटा, मैं आप दोनों बच्चों की बात समझ गया हूँ। ठीक है बेटा, फिर आप ड्रॉप कर दें क्लास, अलबत्ता अभी अहमद को चलने दें, सॉरी साइम को चलने दें हमारे साथ। ठीक है बेटा, जरा जल्दी से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर बड़ा आराम से क्वेश्चन 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आ रहा हूँ। 10 होमवर्क दे रहा हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उसमें। 11 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं, एक कार है, उसकी स्पीड 28 मीटर पर सेकंड है, और ये मोटरवे से जा रही है, एग्जिट रोड पर जा रही है। और जब एग्जिट रोड पे जा रही है तो वो एग्जिट रोड 22 मीटर हाई है। और अच्छा, इफ ओनली ग्रेविटी एक्टिंग, यानी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो व्हाट विल बी स्पीड ऑफ कार एट द एंड ऑफ द एग्जिट रोड। स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है जनाब। तो अब आप समझ लें कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हो ये रहा है कि कार जा रही है हाइट पर, और हाइट है 22 मीटर की। और जब कार इस पे स्टार्ट हुई है तो इसकी स्पीड 28 है, और जब कार बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई है तो इसकी स्पीड मालूम करनी है, इसकी स्पीड मालूम करनी है। और इसकी जो स्पीड होगी बेटा वो कैलकुलेट करना है। और हाइट 22 मीटर है। सवाल तो मुझे ये बिल्कुल सीधा सीधा सा नजर आ रहा है कि भाई यहाँ से ऊपर जाने में काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, अच्छा मास कहीं नहीं लिखा हुआ, मास कहीं नहीं लिखा हुआ, तो अच्छी बात है जनाब। तो आप करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, ये वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इक्वल टू एम जी, जी 10 भी चलता है, हाई 22 मीटर है। ठीक है जनाब। तो बेटा मैंने काइनेटिक एनर्जी का चेंज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बेटा लिखा है। काइनेटिक एनर्जी शुरू में ज्यादा है, टॉप पे जाके कम हो गई है। पूरे क्वेश्चन में मास ना गिवन है, पूरे क्वेश्चन में से मास को बेटा कैंसिल आउट कर दें, और अभी सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। खाली वेलोसिटी निकालनी है, इसलिए इसको मैं नहीं करना चाह रहा। क्वेश्चन नंबर 11 भी बेटा होमवर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो रहा है जरा देखिएगा बेटा, एक बॉब है, स्विंग कर रहा है, और जब ये स्विंग कर रहा है
तो इसकी हाइट है y, और P से लेके Q तक का डिस्टेंस है x। कह रहे हैं जनाब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है P से Q आने में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, स्पीड कैलकुलेट करें। तो ये सवाल भी बेटा मुझे बड़ा मासूम सा लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, हाइट की जगह y लिखिएगा, आइदर साइड मास कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी बेटा कैलकुलेट करना है, डिवाइड वाला 2 माना कि मल्टीप्लाई 2 g अंडर रूट, और इसका आंसर आ जाएगा जी सी। तो जितना मैंने आपको P1 से डराया, आपस की बात है कि इस 6.1 में ऐसी कोई बात नहीं निकली, 6.1 में कोई मुश्किल बात नहीं निकली, मैं मानता हूँ। अच्छा जी 6.2 में आ जाए बेटा, 6.2 में आ जाए। 6.2 में जब आप आते हैं तो 6.2 में अब थोड़ी सी बातें एफिशिएंसी की स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा पेपर 2 में एफिशिएंसी का लफ्ज़ कहीं नहीं था, अब यहाँ पे एफिशिएंसी आ रही है। तो एफिशिएंसी बेटा कोई बहुत मुश्किल बात तो है नहीं। एफिशिएंसी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, एफिशिएंसी होती है यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है जी। अच्छा एक और फार्मूला जहन में रखिए, किसी सिस्टम को जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन सम टाइम सम एनर्जी इज लॉस्ट, कुछ ना कुछ एनर्जी सिस्टम में लॉस हो रही होती है। तो एनर्जी लॉस होने की वजह से इनपुट नॉट इक्वल टू आउटपुट होता है और एफिशिएंसी 100% नहीं मिल पाती। तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, ये बेटा दो फार्मूले आप ऐड कर लें, और ये दो फार्मूले ऐड करके नाउ वी आर स्टार्टिंग 6.2, और कोशिश करेंगे कि इसको भी, पर हमारे पास 3 दिन है बेटा एमसीक्यूज करने के, आज कल परसों, इन 3 दिनों में हमने इसको खत्म करना है, इन 3 दिनों में हमने इसको खत्म करना है। और तीनों की जितनी वीडियोस मैं आपको भेजूं बेटा कोशिश कीजिएगा उन वीडियोस को भी देखें और मेरी क्लास को भी करें, ताकि दोनों को मिलाकर हम 3 से 4 क्लासों में एमसीक्यूज को खत्म कर दें। नाउ लेट्स स्टार्ट 6.2। 6.2 में क्या हो रहा है तो जरा सुनिए। 6.2 में ये हो रहा है कि ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम फ्यूल सप्लाइज एनर्जी एक्स टू अ कार। तो बेटा जो कार को एनर्जी देते हो ऑब्वियसली इट इज इनपुट, कार को एनर्जी दे रहे हो बाय फ्यूल, इट इज इनपुट। सम ऑफ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एज द कार एक्सेलरेट। तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनपुट से कन्वर्ट हो रही है, इनपुट आपने दिया, इनपुट कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। द रेस्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज थर्मल, और जो लॉस्ट हो रही है इट इज वाई। तो इनपुट एक्स है, इनपुट एक्स है, आउटपुट काइनेटिक एनर्जी है, आउटपुट काइनेटिक एनर्जी है, और लॉस्ट एनर्जी वाई है। सारी बातें मैंने आपके सामने लिख दी, फॉर्मूला आपके सामने। पहले बेटा मैं आपसे कहूंगा आप बेटा पहले ट्राई करें कि इसका आंसर क्या बनेगा। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। बेटा 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, पहले आप ट्राई करें। सारी चीजें आपके सामने बेटा, थिंकिंग प्रोसेस, दिमाग चलाएं ताकि आपको समझ में आए कि इसमें आंसर क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, हर चीज को बेटा मैंने आपके सामने लिख दिया है। इनपुट इज एक्स, आउटपुट है कार का भागना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी लॉस है वाई। इन सारी बातों को सामने रखते हुए बताइए आंसर, आंसर पूछ रहा हूं अम्माज आपसे बेटा, अम्माज हमें आंसर कीजिए, क्या आंसर है। सी आपको लग रहा है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सर इनपुट, इनपुट आप मैंने बता दिया था एक्स है, तो इनपुट में तो कोई इशू ही नहीं है, इनपुट एक्स है। आउटपुट, आउटपुट मैंने बताया था के ई है, के ई को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब आप के ई को सब्जेक्ट बनाओगे तो के ई हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो मैंने आउटपुट की जगह लिख दिया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज एक्स माइनस वाई, इसलिए अम्मास का आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज सी। जबरदस्त हो गया जी। और आगे चलें। कह रहे हैं इन विच सिचुएशन वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जिसके अंदर बेटा सोचना पड़ेगा, आप बेटा थोड़ा दिमाग चलाएं, और नहीं हो तो कल मुझसे कराएं, कल की क्लास में आप मुझसे जो सवाल बोलेंगे, कल मैं 6.1 6.2 में आप जो सवाल बोलेंगे मैं आपको करा के दूंगा क्लास में। 6.1 6.2 जो मैं करा रहा हूँ उसको छोड़ के उसको दोबारा मत करवाइएगा। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इट इज मई जून 2020 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं तो जरा देखिए, एक ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट 80 न्यूटन है,
इस 80 न्यूटन के ब्लॉक को वेट को पुश कर रहे हो 60 सेंटीमीटर अप द स्लोप। इसको आप ऊपर लेके जा रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो, और ऊपर ले जाने के लिए फ्रिक्शन भी आ रही है 25 न्यूटन की। हाँ, सवाल है व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना वर्क हो रहा है? तो याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए चाहिए होती है हाइट। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए चाहिए होती है हाइट। तो आप गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में ये वाला डिस्टेंस दिया है 60 सेंटीमीटर। हाइट मुझे चाहिए, हाइट होगा बेटा ये वाला नंबर। तो गौर कीजिएगा, ये वाला नंबर 60 सेंटीमीटर है, एंगल 30 डिग्री का है। तो बेटा ये कैलकुलेट करना है हाइट के लिए। तो हाइट कैसे निकलेगी? तो सर थीटा के सामने होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड होती है साइन थीटा, साइन थीटा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर को बेटा मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। थीटा को भी बेटा मैं चाहूंगा डायरेक्ट लिख दूं 30 डिग्री। अब आप h निकालोगे तो h बन जाएगा 0.6 साइन 30। और जो रिजल्ट इसका आए, तो हमें चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क होता है mgh। ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क होता है mgh। तो mg वेट है, सर वेट है 80 न्यूटन, वेट है 80 न्यूटन। हाइट, सर हाइट है ये वाली 0.6 साइन 30। तो बेटा एक पोर्शन तो मैंने सॉल्व कर दिया, जिसका नाम है वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज 80 इंटू 0.6 इंटू साइन 30। इसका आंसर क्या बनता है? कोई बच्चा कैलकुलेटर से बता दे। 24 बनता है। तो 24 का मतलब ये दो आंसर है, इन दो में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है ना? अब तो मैंने mgh मैंने कर दिया, जिसमें से मैंने हाइट कैलकुलेट करके दिखाई है। अब एक पार्ट बेटा मैं आपको 1 मिनट के लिए दे रहा हूँ, और ये है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो बेटा इसको जरा आप बच्चे खुद से बेटा ट्राई करो, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा? वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रिक्शन 25 है, सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में तो बहुत ही सीधा सा सवाल है। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फ्रिक्शन वाली फोर्स है 25, और 25 फोर्स को लेकर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, दैट इज 60 सेंटीमीटर। जब आप बेटा मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा कोई बच्चा मुझे आंसर कर दे। अरीशा आप ही बता दें क्या आंसर हो जाएगा? 15। ठीक है जनाब। तो पहले बेटा मैंने 2 मिनट बल्कि 1 मिनट थोड़ा रुका हूँ ताकि आप ट्राई कर लें। और ट्राई अगर आपने कर लिया, बच्चा अगर दिमाग चलाए तो खुद से हो जाता है, और ना हो तो आप मुझसे करवा लें, मैंने कर दिया। ठीक है जनाब, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपको अभी अभी 6.1 और 6.2 की रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। 6.1 और 6.2 की रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। आप 6.2 की रिकॉर्डिंग देखें, कल की क्लास में जब आप बैठेंगे तो मैं 6.2 और 6.1 में जो सवाल आप बोलेंगे सर मुझे ये करा दें, मैं आपसे पूछ के सवाल कराऊंगा। ठीक है? और मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 6.1 6.2 को करने के बाद ना मुझे एक व्हाट्सएप के ऊपर लिस्ट बना के दे दें, सर ये सवाल कराना है। मैं सवाल नोट कर लूंगा, वरना क्लास के बीच में बाज़ औक़ात पूछता हूँ, कुछ बच्चे बताते हुए शर्माते हैं, तो वो गलत बात हो जाएगी। मैं कराना चाह रहा हूँ 6.1 6.2, वीडियो देखो, अभी की क्लास भी कर चुके हो। जो सवाल आपको लगे सर ये समझा दें, तो उसकी ना लिस्ट बना के मुझे भेज दो। कल की क्लास में मैं अकॉर्डिंग टू द लिस्ट पढ़ाऊंगा, बजाय इसके कि मुझे लगे ये मुश्किल है और वो आसान सा सवाल निकलता हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो जो आपको मुश्किल लगे वो मुझसे करवाइए। ठीक है बेटा? तो मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ